हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं प्रवीण कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी सही चल रही होगी। गाइस, जैसा कि आपको पता है, रोज मैं आपके समक्ष उपस्थित होता हूं राजस्थान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण रहते हैं। आज की इसी सेशन में हम चर्चा करेंगे मानसिंह फर्स्ट, जो आमेर के शासक रहे, उनके बारे में। साथ ही साथ उनके द्वारा मुगल सेना के साथ रहते हुए जो सैन्य अभियान किए गए थे, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं, वह भी इसी सेशन में हम कवर करने वाले हैं। और आमेर शासक मानसिंह फर्स्ट के द्वारा अपने काबुल अभियान के दौरान वहां पर 5 यवन पठानों को पराजित किया गया था और उसी विजय की स्मृति में इन्होंने आमेर का जो राज चिन्ह अर्थात जो झंडा हुआ करता था राज्य का, उसके 5 रंग कर दिए थे। इन्हीं 5 यवन कबीलों के जीतने के उपलक्ष्य में अर्थात उनकी स्मृति में। आइए संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले इनकी बेसिक बात, अर्थात मानसिंह फर्स्ट जो थे, इनके जन्म से लेकर के इनके सैन्य अभियान और इनके द्वारा किए गए कला एवं संस्कृति में योगदान की भी चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं इनके जन्म के बारे में। 1550 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और इनके पिता जो हैं, इनका नाम आता है भगवंत दास। हालांकि कुछ जगह हमें देखने को मिलता है कि इनके पिता जो थे, उनका नाम था भगवान दास। इनकी माता का नाम रानी भगवती पंवार जी हैं और प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था मोजमाबाद में की गई थी और मोजमाबाद जयपुर में ही आता है। और कुछ जगह मैंने ये कहा भगवान दास को इनका पिता बताया गया और दत्तक पुत्र अर्थात गोद लिया हुआ पुत्र इनको बताया गया है। लेकिन वास्तव में क्योंकि मानचरित्र से हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, इनके पिता का नाम भगवंत दास ही था। आइए जानते हैं इन्हीं के जीवन से जुड़ी और कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब 1589 में 1589 ईस्वी के दौरान जब मानसिंह बिहार की सूबेदारी के दौरान थे, तभी इनके पिता, जिनका नाम मैंने आपको बताया है भगवंत दास, इनका लाहौर में देहांत हो जाता है। और ये बात आती है 1589 की। जब भगवंत दास का लाहौर में देहांत हो गया तो राजगद्दी खाली नहीं जाएगी, अब आपको पता है। इसीलिए इनका फर्स्ट कोरोनेशन जो था, यह 1589 में 1589 ईस्वी में बिहार में ही किया गया था। अर्थात मानसिंह का प्रथम बार राज्याभिषेक 1589 ईस्वी में बिहार में संपन्न करवाया जाता है। बाद में इसी राज्याभिषेक समारोह की बात हम अगर करें, या फिर जो विधिवत राज्याभिषेक हुआ करता था, यह 1590 ईस्वी में आमेर में आयोजित किया जाता है। कछवा शासकों की कैपिटल हुआ करती थी, तत्कालीन राजधानी हुआ करती थी आमेर, और यहीं पर राज्याभिषेक समारोह अर्थात विधिवत राज्याभिषेक इनका किया जाता है। मानसिंह जब 12 वर्ष की आयु में थे, क्योंकि हमने ये कहा है कि 1550 ईस्वी में मानसिंह का जन्म हुआ था और 12 वर्ष की आयु में अर्थात 1562 ईस्वी में अकबर की सेवा में चले गए थे। क्यों? क्योंकि आमेर शासक भारमल, जो यहां पर अंतरकलह चल रही थी, उससे अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लेते हैं 1562 ईस्वी में। और स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार करने वाले राजपूताने के प्रथम शासक आमेर शासक भारमल ही थे। और इन्होंने न केवल अधीनता स्वीकार की, बल्कि मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध भी इनके द्वारा स्थापित किए गए थे। इसी अवसर पर अर्थात 1562 में 1562 ईस्वी में भारमल के द्वारा अपने पुत्र भगवंत दास तथा साथ ही साथ पुत्र की बात हम अगर करें, जिनका नाम आता है मानसिंह, इन दोनों को अकबर के दरबार में नियुक्त कर दिया था। इसीलिए 1562 ईस्वी में मानसिंह अकबर की सेवा में चले गए थे, जहां अकबर के द्वारा इन्हें फर्जंद का टाइटल दिया जाता है। फर्जंद का मतलब होता है एडोप्टेड सन, अर्थात दत्तक पुत्र हम इसे कह सकते हैं। यह उपाधि अकबर के द्वारा मानसिंह को प्रदान की गई थी और साथ ही साथ इन्हें 7000 का मनसब भी प्रदान किया गया था। आपको यह तो ज्ञात होगा कि अपने राजपूताने में अर्थात राजपूताने के शासकों में किसी भी शासक को अकबर के द्वारा 7000 का मनसब प्रदान नहीं किया गया था। मानसिंह केवल एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्हें 7000 का मनसब प्राप्त हुआ था।
तो बड़े महत्वपूर्ण शासक मुगल सेवा के दौरान अर्थात अकबर काल के दौरान इनके द्वारा अनेक सारे मिलिट्री कैंपेन किए गए थे, सैन्य अभियान इनके द्वारा किए गए थे, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से, खास तौर से आरएस मेंस की बात हम अगर करें उसके लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। और अब जब सैन्य अभियानों की बात चल रही है तो सबसे पहले इनका जो सैन्य अभियान आता है ये 1569 ईस्वी में, जब मानसिंह 19 वर्ष की आयु में थे, तब इनके द्वारा रणथंबोर का सैन्य अभियान किया गया था। हालांकि यह सैन्य अभियान एक स्वतंत्र सैन्य अभियान नहीं है, यहां पर मुगल सेना इनके साथ में गई थी और साथ ही साथ इनके पिता, जिनका नाम मैंने आपको बताया भगवंत दास, यह भी इनके साथ में यहां पर इस सैन्य अभियान के दौरान थे। रणथंबोर का सैन्य अभियान इसलिए किया गया क्योंकि रणथंबोर इस समय सुरजनहाड़ा के पास में था और सुरजनहाड़ा मुगलों अर्थात अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं कर रहा था। लेकिन यहां पर भगवंत दास और मानसिंह ने वाक्पटुता के माध्यम से ही, यहां सैन्य अभियान नहीं करना पड़ा, बातचीत के माध्यम से ही सुरजनहाड़ा के द्वारा मुगल अधीनता को स्वीकार कर लिया जाता है। अब जब गुजरात अभियान से मुगल सेना वापस लौट रही थी, तब मानसिंह को मेवाड़ में महाराणा प्रताप को समझाने के लिए दूसरे शिष्टमंडल में भेजा गया था और उसी शिष्टमंडल में जाते समय अकबर के द्वारा मानसिंह को यह संदेश दिया गया था कि बीच रास्ते में, बीच मार्ग में जो भी रियासतें हैं जो अधीनता स्वीकार नहीं करे, आप उनके ऊपर कार्यवाही करेंगे। ठीक इसीलिए 1573 ईस्वी में डूंगरपुर में आस्करण को पराजित करने का कार्य भी मानसिंह के द्वारा किया गया। अब हम चर्चा करते हैं कि 1573 में जब मानसिंह गुजरात अभियान के दौरान जब शाही सेना अर्थात मुगल सेना के साथ में थे, वे वापस लौटते समय अकबर की तरफ से महाराणा प्रताप को समझाने दूसरे शिष्टमंडल में गए थे। लेकिन आपको यह तो ज्ञात होगा, महाराणा प्रताप के द्वारा आजीवन अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया गया था। 4 शिष्टमंडल अकबर के द्वारा जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल समझाने के लिए भेजे गए थे, लेकिन अधीनता को स्वीकार यहां पर नहीं किया गया था। अब जब अधीनता स्वीकार नहीं हुई, तब एक सैन्य अभियान मानसिंह के नेतृत्व में अकबर के द्वारा भेजा जाता है। यह ऐसा प्रथम अवसर था जब मानसिंह को मुगल सेना का प्रधान सेनापति बनाकर के भेजा गया था, अर्थात हम बात कर रहे हैं 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी युद्ध में। लेकिन इस हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी ना तो महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार की और ना ही मानसिंह उनको बंदी बना सके। इसी के कारण मानसिंह और अकबर की यहां पर थोड़ी सी अनबन भी हो जाती है और ऐसा कहा जाता है कि अकबर के द्वारा मानसिंह के ड्योढ़ी प्रवेश के ऊपर रोक लगा दी गई थी। ड्योढ़ी प्रवेश का मतलब हम यूं कह सकते हैं, दरबार या कोर्ट जो हुआ करता था, उस दरबार में प्रवेश के ऊपर रोक इनके लगा दी जाती है। लेकिन जब काबुल में मिर्जा हकीम के द्वारा विद्रोह किया जाता है, तब वापस पुनः अकबर को याद आती है मानसिंह की और मानसिंह को पुनः सेवा में लिया जाता है। हम बात कर रहे हैं काबुल सूबेदारी से पहले 1580 ईस्वी में मानसिंह को सिंध वाले क्षेत्र में नियुक्त किया गया था और फिर 1581 ईस्वी में मानसिंह के द्वारा काबुल का जो मिर्जा हकीम था, इसको पराजित करने का कार्य किया गया। अब कुछ ही वर्षों के बाद मिर्जा हाकिम जो था, जिसका विद्रोह का दमन मानसिंह के नेतृत्व में गई मुगल सेना के द्वारा किया गया है, इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु के समय इसके पुत्र जो थे वो अल्प आयु में थे, अल्पवयस्क थे। इसी के कारण वहां पर मिर्जा हाकिम की मृत्यु हो गई है 1585 ईस्वी में। अब जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसके अल्पवयस्क पुत्र होने के कारण जो मिर्जा हाकिम के सामंत थे, उन्होंने इस काबुल वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। इसीलिए मानसिंह के द्वारा इस स्थिति को स्थापित करने के लिए और फिर यहां पर इस काबुल वाले क्षेत्र पर मुगल अधिकार स्थापित करने के लिए कैंपेन किया और यहां मानसिंह के द्वारा अब्दुल्ला खां और उसके जो 5 पठान आते हैं, उनको पराजित करने का कार्य किया। ऐसा कहा जाता है कि प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी मानसिंह के द्वारा काबुल के क्षेत्र में कई सारे महत्वपूर्ण कार्य करवाए गए
और जब इन 5 पठानों को पराजित किया गया है और उन्हीं से ये 5 रंग के अलग अलग झंडे जो थे वो छीन लिए जाते हैं, तब मानसिंह के सामंतों ने अनुरोध किया कि हमें इस जो विजय हमने प्राप्त की है उसकी स्मृति के लिए आमेर रियासत का जो झंडा था, आदू झाड़साई झंडा, जिसे हम कह सकते हैं सफेद रंग का झंडा हुआ करता था, उसके स्थान पर पंचरंगा झंडा जो है यह आमेर का कर दिया जाता है मानसिंह की इस काबुल विजय की स्मृति में। जैसा आप यहां पर देख पा रहे हैं, आमेर रियासत का झंडा बाद में मानसिंह के काल में ही बदल दिया गया था और यह 5 रंग का झंडा कर दिया गया था, जो 5 पठानों को यहां पर पराजित करके इस विजय की स्मृति में काबुल विजय की स्मारक के रूप में इसे बदला गया था। यह बड़ा इंपॉर्टेंट कैंपेन था मानसिंह प्रथम का। और इसके बाद हम बात करते हैं, मैंने ये कहा था थोड़ी देर पहले आपको कि इनका प्रथम राज्याभिषेक बिहार में ही किया गया था, क्योंकि ये बिहार के सूबेदार इस समय थे जिस समय इनके पिता भगवंत दास का लाहौर में देहांत हुआ था 1589। इस बिहार वाले क्षेत्र में प्रॉब्लम क्या थी, जो लोकल लैंडलॉर्ड थे और साथ ही साथ कुछ स्मॉल किंगडम यहां पर छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे, उनके द्वारा यहां पर विद्रोह किया जा रहा था, रिवोल्ट किया जा रहा था। इसीलिए अकबर के द्वारा मानसिंह को इस बिहार का सूबेदार बनाया गया। मानसिंह ने यहां पर अपने इस बिहार सूबेदारी के दौरान गिधौर के राजा पूर्णमल, खड़गपुर के संग्राम सिंह, हाजीपुर के गणपत और उड़ीसा के नसीर खां को पराजित करके अपने अधीन किया। साथ ही साथ इसी बिहार सूबेदारी के दौरान मानसिंह के द्वारा एक कस्बा भी बसाया गया था जिसका नाम आता है मानपुर कस्बा। इसको भी आप लोग याद रख लेंगे। इस बिहार सूबेदारी के बाद मानसिंह को नियुक्त किया जाता है बंगाल में 1594 ईस्वी में। जैसा कि मैंने आपको बताया बिहार में इन्होंने मानपुर कस्बा बसाया था, ठीक इसी प्रकार बंगाल वाले क्षेत्र में इन्होंने अकबरपुर नामक कस्बा बसाया, जिसे कालांतर में राजमहल के नाम से जाना गया था। बंगाल में स्थितियां ठीक नहीं थी, इसीलिए बंगाल की कैपिटल इन्होंने चेंज की, राजधानी स्थानांतरित करके इन्होंने राजमहल को अपनी राजधानी बनाया। और यहां पर जो ईसा खां, सुलेमान, केदार राय, जिनके नेतृत्व में विद्रोह मुगलों के विरुद्ध हो रहा था, उनका दमन मानसिंह फर्स्ट के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है, 1596 में कूच बिहार के राजा थे जिनका नाम आता है लक्ष्मी नारायण, और उस लक्ष्मी नारायण को भी मुगल प्रभाव में सम्मिलित करवाने में मानसिंह का योगदान था। और यहां इसी लक्ष्मी नारायण जो कूच बिहार के राजा हैं, इनकी बहन अबला देवी से विवाह मानसिंह के द्वारा किया जाता है। अब जब 1596 ईस्वी में मानसिंह बीमार पड़ गए थे, उसके बाद इस बंगाल की सूबेदारी की प्रशासनिक व्यवस्था इन्होंने अजमेर में ही रहकर संभाली थी। और मानसिंह शीला माता की मूर्ति भी बंगाल से ही लेकर के आए थे और इसे आमेर में स्थापित करवाया था, जो आमेर शासकों की आराध्य देवी आती हैं। इसी बंगाल सूबेदारी के दौरान इनके 3 पुत्र जो थे, जिनमें एक का नाम आता है, अगर हम चर्चा करें, दुर्जन सिंह, दूसरे आते हैं हिम्मत सिंह और तीसरे आते हैं जगत सिंह, जिनका असामयिक देहांत यहां पर हो गया था। ये यहां वीर गति को प्राप्त हुए थे। यहां पर जो मानसिंह की रानी है कनकावती, जो माता थी जगत सिंह की, इन्होंने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में एक मंदिर का निर्माण करवाया जिसका नाम आता है जगत शिरोमणि मंदिर। और यह जगत शिरोमणि मंदिर जिसमें भगवान कृष्ण की मूर्ति लगी हुई, और ऐसा कहा जाता है कि यहां पर वही मूर्ति लगी हुई है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी। साथ ही साथ बंगाल वाले क्षेत्र में प्रशासनिक सुधार कार्य हेतु मानसिंह के द्वारा भूमि का मापन करके ही यहां पर लगान वसूलने की व्यवस्था प्रारंभ की गई थी। साथ में यहां पर इनके प्रमुख सहयोगी मोहम्मद शरीफ और रायजादा थे, जिसकी जानकारी मुकुंद राम और पेरी डिजेरिक के जो लेख आते हैं उनसे हमें यह जानकारी प्राप्त होती है। तो यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। जगत शिरोमणि मंदिर जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है आमेर में है और यह कृष्ण मंदिर आता है। अब इनको मानसिंह को 7000 का मनसब कब प्रदान किया गया था, इसके बारे में अगर प्रश्न पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर आएगा 1605, 1605 ईस्वी में 11 मार्च को, जब अकबर का राज्याभिषेक वर्षगांठ मनाई जा रही थी, उसी उपलक्ष्य में। और साथ ही साथ बंगाल के क्षेत्र में जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से सुधार कार्य मानसिंह के द्वारा किए गए हैं, इसी उपलक्ष्य में इन्हें 7000 जात और 6000 सवार का मनसब प्रदान किया जाता है।
मैंने आपको अभी बताया था शीला माता की मूर्ति लेकर आए थे और इसे आमेर में स्थापित करवाया था। साथ ही साथ क्योंकि एक तरफ अकबर जो मुगल था और बाद में अकबर के द्वारा दीन इलाही धर्म भी प्रचलित किया गया था, लेकिन मानसिंह जो थे वे अपने धर्म के प्रति, या फिर मैं यूं कह दूं कि हिंदू धर्म के प्रति वे अपनी श्रद्धा रखते थे और उनके द्वारा उनके काल में कई सारे मंदिरों का भी निर्माण मानसिंह के द्वारा करवाया जाता है। जैसे पटना के पास कैकुंठपुर जो आता है वहां पर भवानी शंकर मंदिर, गया में महादेव मंदिर, साथ ही साथ वृंदावन में राधा गोविंद मंदिर का निर्माण भी मानसिंह के द्वारा ही करवाया गया था। अगर बात की जाएगी, वे विद्या अनुराग भी रखा करते थे। विद्या अनुराग का मतलब यह है कि कई सारे दरबारी विद्वान इनके यहां पर हुआ करते थे और इनके काल के कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ और अभिलेख भी हमें प्राप्त होते हैं, जिनसे हमें इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आमेर का स्तंभ लेख, रोहतासगढ़ अभिलेख और वृंदावन अभिलेख जो हमें संस्कृत भाषा में प्राप्त हुए हैं, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि उनकी संस्कृत भाषा में भी गहरी रुचि थी और इन्हीं के काल में महाराज कोश और साथ ही साथ मानचरित्र ग्रंथों की रचना हमें देखने को मिलती है, जिनसे हमें मानसिंह के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और इनके दरबारी विद्वानों में अगर हम देखते हैं तो दो बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं ये। जैसे मुरारी दास के द्वारा रचित ग्रंथ आता है जिसका नाम आता है मान प्रकाश, और जगन्नाथ की बात अगर की जाएगी जिनकी पुस्तक आती है मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। इन्हीं के काल में पुंडरीक विठल के द्वारा राग चंद्रोदय, नर्तन निर्णय, राग मंजरी, रागमाला और दूनी प्रकाश आदि ग्रंथों की रचना की गई। और ये सारे ग्रंथ जो हैं यह एग्जाम के दृष्टिकोण से बड़े महत्वपूर्ण हैं, साथ ही साथ मानसिंह के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए बड़े महत्वपूर्ण आते हैं। इनके काल में ही दलपत राज के द्वारा पत्र प्रशस्ति और पवन पश्चिम, साथ ही साथ दरबारी कवि जो आते हैं सुंदरदास और हरिनाथ, इनके नाम भी आप लोग याद रख सकते हैं। और मानसिंह के द्वारा अपने विद्वानों को उपहार भी भेंट किए जाते थे और हमें जानकारी मिलती है कि इनके जो ईसरदास, हरपाल, किसना, नरू, डूंगर कविया जो थे, इनको एक एक कोडप दिया गया था। इस कोडप का मतलब यह है कि इनको प्रत्येक विद्वान को हाथी, घोड़ा, ऊंट, रथ, तलवार, कपड़े, जेवर, साथ ही साथ गांव जहां से रेवेन्यू आया करता था, कुछ गांव इनको दिए गए थे। ये सब चीजें इनको दान में दी गई थी। और साथ ही साथ इन्हीं के काल में एक छापा बारक नामक कवि हुए जिनको 100 हाथी उपहार स्वरूप मानसिंह प्रथम के द्वारा इन्हें भेंट किए गए थे। अर्थात मानसिंह प्रथम अपने दरबारी विद्वानों का भी बड़ा सम्मान किया करते थे। अगर हम चर्चा करेंगे, जहांगीर जब मुगल वंश का शासक बना 1605 ईस्वी में, तो जहांगीर के मानसिंह उतने प्रिय नहीं थे जितने अकबर के मानसिंह प्रिय थे। इसीलिए इन्हें कभी बंगाल तो कभी दक्षिण भारत में सैन्य अभियानों के लिए भेजा जाता था। और इसी दौरान 1614 ईस्वी में एलिचपुर महाराष्ट्र में मानसिंह का देहांत हो जाता है। तो आज की सेशन में हमने जानकारी प्राप्त की है मानसिंह प्रथम के बारे में। इनसे जुड़े जो भी महत्वपूर्ण बातें हमसे एग्जाम में पूछी जाती हैं, ये सब मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आप हमारे सेशन का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी IQRS पर आप आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। यहां पर आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो बाकी की चर्चा, बाकी की बात हम अपने अगले सेशन में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।